गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज जो अपन टॉपिक वाइज जो पेपर है उनका डिस्कशन। ठीक है, अपन लास्ट टर्न पे कर चुके हैं डिस्कस 6 पेपर, जिसमें अपन ने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए और अभी बस लास्ट पेपर है टॉपिक वाइज वालों में। फुल पेपर फिर अपन इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टॉपिक जो चल रहा है जिसके अंदर जिसके 6 क्वेश्चन हैं, तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन 15th क्वेश्चन से स्टैट्स का। स्टैट्स में भाई ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन के, वेरिएंस के, मीन के। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ सीरीज ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस कितने टर्म है यहाँ पर ए प्लस 2nd। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एपी में डी का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 0, फिर अगले में डी का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर अगले में डी का कोफिशिएंट कितना है 2 डैश डैश, और आखिरी वाले टर्म में डी का कोफिशिएंट कितना है 2n। तो बेटे जो नंबर ऑफ टर्म्स हुई ना यहाँ से, इनको गिनेंगे ना अपन, तो कितना आएगा 2n + 1। दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, अब आपको याद आना चाहिए वेरिएंस का फॉर्मूला, है ना। तो वेरिएंस को प्यार से क्या पुकारते हैं, सिग्मा का स्क्वायर। और बेटे सिग्मा का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, कई तरीकों से लिख सकते हैं अपन। एक होता है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। दूसरा एक और होता है, इसी को खोल करके सिंप्लीफाई करके आता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एवरेज x बार का स्क्वायर, है ना। या तो एवरेज बोल दो या सिग्मा xi अपॉन n बोल दो, एक ही बात है ना। x बार किसके बराबर होता है, लिख देता हूं मैं। x बार बराबर होता है सिग्मा ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, यानी कि एवरेज। ठीक है, चलो अपन चालू हो जाते हैं। तो पहले लिखा हुआ है सम स्क्वायर का सम, ठीक है ना, इसको लिखते हैं। तो बेटे जनरल टर्म से कर लेते हैं। क्या लिखा है, a प्लस r इंटू डी, है ना, जनरल टर्म। और r का वैल्यू बेटे देखो यहाँ पर, r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, है ना, और कहाँ तक जा रहा है 2n तक। तो r का वैल्यू है 0 से लेकर के 2n, और इसका क्या है स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय बेटे नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n + 1 एवरेज। अब एवरेज एपी का एवरेज निकालने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालो या सबका एवरेज निकालो, एक ही बात है। तो बेटे अपन ने क्या किया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म कितना है a प्लस 2nd, है ना, इन दोनों का अपन ने क्या किया, एवरेज निकाल दिया। तो बेटे ये कितना हो जाएगा, a प्लस n इंटू डी, ठीक है, a प्लस nd। दिस इज द एवरेज, है ना। चाहे आप सबका एवरेज निकाल दो, मैं सबका एवरेज करके ही बता देता हूँ, वो यही आने वाला है। तो बेटे सबका एवरेज कितना हो जाएगा, सम। और सम का फॉर्मूला बेटे कितना होता है, n/2, याद आ रहा होगा, है ना। जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, है ना, ये होता है। तो बेटे नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1। तो बेटे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2n + 1। इसमें से एक घटाओगे तो कितना आएगा, 2n इंटू डी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स कितने हैं अपने पास, 2n + 1। तो 2n + 1 कौन, ये 2 से 2 कट्टस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा a, और यहाँ पर आएगा nd। तो आ गया अपने पास एवरेज, ठीक है, ठीक है भाई। माइनस, तो ये कितना आ गया, a प्लस n इंटू डी, और इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर। ठीक, ओपन आगे बढ़ते हैं। बेटे इसमें स्क्वायर करके इसको ऐसे लिख लिया, सिग्मा ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2a r d, r इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2n डिवाइडेड बाय 2n + 1, ठीक है, ये लिखो माइनस a प्लस n इंटू डी का स्क्वायर। अब बेटे इसमें देखो r पर कौन कौन डिपेंडेंट टर्म है, एक तो ये वाला टर्म डिपेंडेंट है, एक ये वाला, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है। तो बेटे कांस्टेंट का सिग्मा कितना होता है, कांस्टेंट का सिग्मा होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जो इंडिसेस हैं, कितने इंडिसेस चल रहे हैं। तो हमने देखा है यहाँ पर इंडिसेस में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2n आ रहा है। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो कितनी है, कितनी क्वांटिटीज है, 2n + 1। अच्छा इसको देखते हैं। तो बेटे डी स्क्वायर जो है ना वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, r स्क्वायर का सिग्मा। तो सोचो
आर स्क्वायर का सिग्मा कितना है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 2n का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो क्या भाड़ में, ठीक है ना। काम की चीज़ क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डैश डैश 2n का स्क्वायर। तो ये कितने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा है 2n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। और बेटे इसमें क्या करना है अपने को, जहाँ जहाँ n है, n की जगह क्या पटक देना है, 2n, तो पटक दिया, कितना आएगा 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n+1। यहाँ पर रख दिया n की जगह 2n, तो कितना आ जाएगा 4n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, प्लस। अब बेटे इसके बारे में सोचना है, तो ट्वाइस आगरा दिल्ली तो क्या कांस्टेंट है, और क्या बचा r। तो बेटे r का सिग्मा जो है ना, कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेकर के 2n। तो नंबर ऑफ टर्म्स, अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म कितना है, 0। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n। तो आप सोच लो पहले n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला कितना होता है, n(n+1/2)। लिख देता हूँ, पहले n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है n(n+1/2)। जहाँ जहाँ n है, n की जगह क्या कर देना है, 2n कर दिया। तो ये आ जाएगा 2ad मल्टीप्लाइड बाय 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, n(n+1/2)। अब मैं ये लिख रहा हूँ माइनस a+nd का स्क्वायर। अच्छा भाई यहाँ पर 6 कैसे काटने, n+1 2n+1 काट लेंगे, खैर। अच्छा यहाँ पर आ रहा है a² मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 प्लस यहाँ पर एक तो ये काट देते हैं अपन d², ये 2 से 2 काट दिया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा n, और इसको खोल लिया अपन ने मल्टीप्लाई करके, है ना। तो 2n इंटू 4n कितना आ जाएगा, 8n² प्लस कितना आएगा 6n+1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, और ये 2 कट गया, तो आ जाएगा ad मल्टीप्लाइड बाय 4n² प्लस 2n, और माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा a² प्लस n² d² प्लस 2an इंटू टी, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर कितना आ रहा है, a² इंटू 2n, कहीं पर दिख रहा है a² मल्टीप्लाइड बाय 2n। भाई एक अपन ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, वो 2n+1 से अपन ने डिवीजन था वो नहीं लिखा, एक बार वो लिख लेते हैं अपन, है ना। यहाँ तक सब सही है, ठीक है। ये जो 2n+1 है उसका डिवीजन नहीं लिखा, तो इस 2n+1 से डिवीजन से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा a²। यहाँ तक लिख लिया अपन ने, इसमें 2n+1 से ये कट जाएगा, बाकी सब सही है, तो लिखा हुआ है d² मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर, यहाँ से कटा है तो n मल्टीप्लाइड बाय 4n+1 n इंटू 4n+1 अपॉन 3। हाँ ये 2 कट के 3 बच जाएगा, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, इसमें 2n+1 से डिवाइड किया, काट दिया, बाकी लिखते हैं, तो बाकी आ रहा है ये टर्म बचेगा, कितना आएगा 2ad इंटू n माइनस, अब इसको लिखते हैं a² प्लस n² d² प्लस 2a(d), है ना। तो 2a(d) कट गया, a² कट गया, अब बचा ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, तो इसमें d² बेटे आराम से दिख रहा है, कॉमन आ रहा है d², और लिखा है 4n² प्लस n अपॉन 3 माइनस लिखा है n², है ना। तो इसमें एलसीएम ले लिया, तो 4n² माइनस 3n², है ना, कितना जाएगा 4n² माइनस 3n², n², है ना। तो n² प्लस n अपॉन 3, है ना, ये आ रहा है। ओके, अब इसको देख लेते हैं एक बार कि ये कौन से ऑप्शन में, d² इंटू n+1/3, है ना, ये डी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो था बड़ा तरीका, है ना, छोटा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर जो टर्म्स हैं वो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखी हो, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सब सेम हो, तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस इज
इनवेरिएंट, वेरिएंस इज इनवेरिएंट ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग। वेरिएंस जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे के सारे वेरिएट्स जो हैं उनमें कुछ कम कर दो या ज़्यादा कर दो, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, इन सभी टर्म्स में एक सुंदर नंबर जो है वो घटा दिया, और वो सुंदर नंबर क्या है, ए, तुम समझ ही गए होगे। तो ये टर्म्स क्या बन गई, 0D 2D 3D डैश डैश से लेकर के 2ND। ठीक है, ये वो टर्म्स बन गई। अच्छा, अब जो है अब अपन इनका वेरिएंस निकालते हैं, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो अब क्या होगा, अगेन वेरिएंस का वही फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एवरेज का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो भाई कितना आएगा यहाँ पर, 0 स्क्वायर D स्क्वायर 2D स्क्वायर है ना, तो आएगा सिग्मा r इंटू डी का स्क्वायर, और r का वैल्यू 0 से लेकर के क्या है 2n, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n + 1 माइनस एवरेज। एवरेज अपन आराम से देख सकते हैं है ना, एवरेज कितना हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज वही होता है टोटल एपी का एवरेज। अगर आपको कभी भी एपी का एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट लास्ट का एवरेज निकाल दो, है ना, जो आराम से दिख रहा है। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कितना हो जाएगा, 0 + 2ND अपॉन 2 यानी कि ND, तो आ जाएगा ND का स्क्वायर। अब भाई R स्क्वायर है ना, ये D स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से 2n का स्क्वायर। तो पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या था, n + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n + 1 और डिवाइडेड बाय कितना आता है 6, और नीचे और कौन बैठा हुआ है 2n + 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा n स्क्वायर D स्क्वायर। बेटे 2n + 1 2n + 1 कौन, 6 से यहाँ पर कट्टस कर लेते हैं, तो D स्क्वायर n मल्टीप्लाइड बाय 4n + 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस n स्क्वायर D स्क्वायर। तो यहाँ पर D स्क्वायर कॉमन आके कितना आ रहा है, 4n स्क्वायर + n अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर। अब तो कर ही लोगे है ना, अब तो ये काफ़ी आसान हो गया। तो देखा अपन ने है ना, ये प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा, वेरिएंसेस। तो ये अपन ने सीखा इस क्वेश्चन से कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग। कभी भी एपी में अगर अपने को कोई सीरीज दे रखी हो तो उसका अपन डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं वेरिएंस बाय ओरिजिन शिफ्टिंग, और क्या सब्ट्रैक्ट कर दे अपन उसमें से, जो फर्स्ट टर्म है एपी का, जो फर्स्ट टर्म है वो आप सारे टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएट xi इज सिग्मा, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएट axi + b अपॉन c where a b c are constant। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, √of सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा। अच्छा xi का स्क्वायर है ना, तो xi का स्क्वायर, बेटा ये तो क्या पुराना वाला फॉर्मूला है। अब वेरिएट्स चेंज हो गए हैं, नए जो वेरिएट्स है ना उसको क्या बोल देते हैं, yi। तो yi कितना है, axi + b अपॉन c। तो जहाँ जहाँ xi है, xi की जगह क्या रख देंगे अपन, yi रख दिया। तो अपन अब ये तो क्या था अपना स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएट्स x। अब क्या निकाल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएट्स y। तो आ जाएगा √of सिग्मा yi का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस y का एवरेज का स्क्वायर। अब थोड़ा सोचो, आपको याद होना ही चाहिए कि अगर अपन चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ता है, एवरेज भी मल्टीप्लाई होता है। भाई सारी चीज़ों का डबल कर दूंगा, भाई 2 किलो का 10 किलो कर दिया, 4 किलो का 20 किलो कर दिया, तो सबको 5 गुना कर दिया ना मैंने, तो एवरेज कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, इस पर देखते हैं yi का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया कितना आएगा, a xi + b अपॉन c का स्क्वायर
का सिग्मा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज माइनस एवरेज। तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ए एक्स आई प्लस बी अपॉन सी, इन क्वांटिटीज़ का तो सिग्मा कर देंगे और अगेन डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, और इसका फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है ना। ये निकालना है अपने को। अच्छा भाई, अब अपन ने क्या किया, इसको खोल लिया है ना, तो इसमें सी स्क्वायर जो तो बाहर आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है ना। लिखते हैं इसको और एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एन को पूरा बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। सी बाहर निकाल लिया तो कितना आ जाएगा? 1/c²। अच्छा, और क्या लिखा है? और लिखा है सिग्मा ऑफ, स्क्वायर खोल ही लेते हैं है ना। ए एक्स आई प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू एक्स आई, और आई का वैल्यू क्या है? 1 से लेकर के, आई की ज़रूरत नहीं है अपने को है ना, और ये डिवाइडेड बाय एन है। माइनस ये वाला टर्म, ठीक है, इसको देखते हैं। तो माइनस इसमें भी सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/c², और क्योंकि इसको ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पर आ जाएगा n टाइम्स और यहाँ पर भी मैं पूरा n² बाहर लिख चुका हूँ, जो कि मैं बाहर लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर बस यही आएगा 1/c² सिग्मा, और ये क्या है? एवरेज निकाल रहे हैं अपन। तो पहले तो अपन ने निकाला है एवरेज, फिर किया है स्क्वायर है ना। तो ध्यान रखना, ए एक्स आई प्लस बी का सिग्मा है। किसका सिग्मा है? ए एक्स आई प्लस बी का। पहले तो क्या किया है? सिग्मा किया है, और उसके बाद क्या किया है? स्क्वायर किया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो आ रहा है 1/n अंडर रूट ऑफ 1/c² n/c² सिग्मा। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है a² xi² प्लस b² प्लस 2ab xi, ठीक है, ये लिखा है। माइनस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 1/c² सिग्मा ऑफ axi प्लस सिग्मा ऑफ b का स्क्वायर। अच्छा, तो दोनों को अलग अलग लिख लिया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का सिग्मा क्या होता है? सिग्मा ऑफ अल्फा प्लस सिग्मा ऑफ बीटा। अब बेटे ये एक क्वांटिटी, दूसरा क्वांटिटी, और इसका क्या हो रखा है? होल स्क्वायर है ना। तो इसमें क्या है? अपन लिखते हैं इसको एक बार और, 1/n अंडर रूट ऑफ n/c², और बेटे इसमें क्या होगा? a² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा a² इंटू सिग्मा xi का स्क्वायर। बेटे यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर है ना, कितना आ जाएगा? b² मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि सिग्मा कितनी क्वांटिटीज है यहाँ पर? i इज इक्वल टू कितना है? 1 से n। तो इसका सिग्मा, कांस्टेंट का सिग्मा आएगा कांस्टेंट इंटू दिस, प्लस कितना आएगा? 2ab मल्टीप्लाइड बाय बेटा सिग्मा xi, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 2ab क्या है बेटा? कांस्टेंट है ना, ऐसा। माइनस 1/c²। अच्छा, axi में क्या होगा? a बाहर आ जाएगा, मैं स्क्वायर भी कर रहा हूँ है ना, तो a बाहर आएगा, क्या बनेगा ये? a सिग्मा xi। तो बेटा उसका स्क्वायर कितना आएगा? a² और सिग्मा xi का होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर। बेटे सिग्मा b कितना होगा? b मल्टीप्लाइड बाय n, समझ में आ रहा है? b बाहर आएगा, और 1 का सिग्मा कितना आएगा? n, तो ये क्या लिखा है? bn। तो bn का स्क्वायर कितना आएगा? b² n² प्लस 2 इंटू दिस। तो बेटे 2 इंटू ये क्या लिखा हुआ है? bn, 2 इंटू bn, और ये क्या लिखा हुआ है बेटे? a बाहर आकर के सिग्मा xi, ये लिखा हुआ है a सिग्मा xi, ये लिखा है bn। तो ये पूरी चीज़ आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं a² सिग्मा xi 1/c² और b² n² अपॉन c²। हाँ, ये रहा b² n² दिख रहा है, b² n²/c² और b² n²/c², ये और ये गॉन।
और बेटे ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2ab है ना, इसको ध्यान से देखो कितना आ रहा है 2abn अपॉन सी स्क्वायर सिग्मा xi। ये भी कितना आ रहा है 2abn अपॉन सी स्क्वायर सिग्मा xi। तो ये और ये भी गॉन, कुल मिला के कितना बचा, दोबारा देखते हैं इसको, 1/n अंडर रूट ऑफ ये वाला टर्म बचा, इसको लिखते हैं तो यार n a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा xi का स्क्वायर। और ये वाला टर्म देखते हैं इसको, ये क्या लिखा है a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा xi का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब आप याद करो बचपन में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स नहीं होता, क्या होता है मॉड एक्स। ठीक है, यानी कि कितना आएगा मॉड ऑफ a बाई सी। तो इस पूरे मसाले में से अपन मॉड ऑफ a बाई सी बाहर ले लेंगे, बाहर ले लिया मॉड ऑफ a बाई सी। फिर n को क्या अंदर ही डाल देते हैं अपन, तो n को अंदर डाल दिया अपन ने, तो कितना आ रहा है n, और अंदर जाके n कितना बन जाएगा n स्क्वायर सिग्मा xi स्क्वायर, और माइनस ये कितना आएगा सिग्मा xi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। और ये पिक्चर किसकी बन गई, ये बन गई सिग्मा x की तस्वीर है ना। तो सिग्मा y खेल रहे थे अपन, और वो कितना आया बेटे मॉड ऑफ a बाई सी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा x। आ गया अपना आंसर है ना। तो जो नया वाला है वो पुराने वाले का क्या लगता है, मॉड a बाई सी टाइम्स लगता है। तो मॉड a बाई सी टाइम्स कहाँ पर दे रखा है पुराने वाले का, ये रहा। वैसे तो आपको ये रिजल्ट याद ही करना है। ठीक है, कि अगर नंबर्स को अपन ने a से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज क्या होता है a से मल्टीप्लाइड, अगर नंबर्स को अपन ने a से डिवाइड किया तो एवरेज क्या होता है a से डिवाइड, अगर नंबर्स में आपने 2 ऐड कर दिया तो एवरेज में क्या ऐड होता है 2, अगर नंबर्स में आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एवरेज में क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2। अब आते हैं अपन डेविएशंस पर। डेविएशंस जो हैं उनका कैलकुलेशन वेरिएट में चेंज करने से नहीं होता। मैंने बताया था वेरिएट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग। तो वेरिएट्स में सब्ट्रैक्ट किया स्टैंडर्ड डिवीजन सेम, वेरिएट्स में ऐड किया स्टैंडर्ड डिवीजन सेम, वेरिएट्स को डिवाइड किया तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा, वही सेम इफेक्ट डिवाइड। पर हाँ ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड डिवीजन में डिवाइड होगा और वेरिएंस में क्या होगा उसके स्क्वायर से डिवाइड आएगा। जैसे आपने सारी ऑब्जर्वेशंस को अगर मान लो 2 से डिवाइड किया तो वेरिएंस पर क्या फर्क पड़ेगा, वेरिएंस हो जाएगा 1/4 और डिवीजन क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इस सवाल में देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देख रहे हो ये जो क्लास इंटरवल देख रहे हो, ये क्लास इंटरवल क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना होता है, लोअर माइनस अपर, लोअर माइनस अपर, और इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। ये कितना आ गया 0.5। फिर हमें नए क्लास इंटरवल्स बनाने होते हैं जिसमें कि जो क्लास इंटरवल है वो क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो अब जो है क्या करते हैं, लोअर में से घटा दिया अपर में ऐड कर दिया। तो लोअर में से घटाया तो कितना हो जाएगा 0.5, अपर में ऐड किया तो कितना हो जाएगा 10.5। लोअर में से घटाया अपर में ऐड किया 10.5 से लेकर के 20.5, लोअर में से घटाया अपर में ऐड किया ठीक है, लोअर में से घटाया अपर में ऐड किया। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ आई अगेन वही रहेगी 5 7 8 6 4। अच्छा जब याद करो भाई मोड मीडियन इनका फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। तो मोड का फॉर्मूला याद करो क्या होता है भाई, मोड होता क्या है, मोड होता है वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार प्रकट हो रही हो।
तो भी सबसे ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो मॉडल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 8 है। और ये क्या है, वो मॉडल इंटरवल है ना, ये मॉडल इंटरवल का एल है और ये कितना है, अपर लिमिट। तो मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाई कितना होता है, H। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। इसमें L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है ना, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो फिलहाल यहाँ पर L का वैल्यू कितना हो गया है, 20.5 प्लस H का वैल्यू क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या है 30.5, 20.5, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अच्छा, ट्वाइस F1 है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। बेटा 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 माइनस कम वाला ज़्यादा वाला है ना, तो F1 कितना है 7 माइनस 6 है ना, 7 माइनस 6। F1 अगेन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस पीछे वाला कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो कितना आ जाएगा 20.5 प्लस भाई कितना आ रहा है 16 माइनस 13 कितना आ जाएगा 3, तो आ रहा है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 20.5 प्लस 3.3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 23.83। तो आंसर है अपना 23.83 ना ये। ठीक है, तो अपने को याद होना चाहिए कि मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। और इनमें सारी चीज़ें वो क्लियर होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में, अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना होता है, B माइनस A अपॉन 2 निकालना होता है और लोअर और अपर में ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। अभी नेक्स्ट है द एवरेज इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज एक्स है ना। एवरेज इनकम जो है, एक ग्रुप है लोगों का, उनमें एवरेज इनकम आती है एक्स। एक और ग्रुप है अनदर ग्रुप, और उसमें जो इनकम है उसका एवरेज जो है वो आता है वाई। इफ द नंबर ऑफ पर्सनस ऑफ बोथ ग्रुप्स आर इन द रेशियो। अब ये बोला है कि जो एक ग्रुप में लोग हैं और दूसरे ग्रुप में जो लोग हैं उनका जो रेशियो है, फर्स्ट ग्रुप के लोग डिवाइडेड बाय सेकेंड लोग के जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उनमें रेशियो 4/3। देन एवरेज इनकम ऑफ द कंबाइंड है ना। तो इस टाइप के सवाल अपन ने कर रखे हैं। सबसे पहले अपन क्या करें, रेशियो के हिसाब से मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पीपल, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पीपल बी 4n एंड 3n। इस रेशियो के हिसाब से मान लिया कि पहले ग्रुप में 4n लोग हैं और दूसरे ग्रुप में 3n लोग हैं। अभी एवरेज इनकम, भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का तरीका होता है एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा xi और डिवाइडेड बाय लोग। लोगों की क्वांटिटी कितनी है 4n। तो भाई ये जो सारे लोग हैं सिग्मा xi, उनका क्या रिप्रेजेंट करती है, सिग्मा xi रिप्रेजेंट करती है उन सभी लोगों की इनकम्स का एडिशन, ऐड कर दी सबकी इनकम। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा xi। तो बेटे सिग्मा xi कितना हो जाएगा, x बार इंटू 4n। ठीक है, x बार इंटू 4n। ओके, अब अपन निकालते हैं दूसरे लोगों की इनकम। तो दूसरे लोगों का एवरेज कितना है, y का बार, मान लेते हैं उन सभी लोगों की इनकम का सम सिग्मा y, और लोगों की क्वांटिटी कितनी है 3n। तो बेटे सिग्मा yi इज इक्वल टू 3n मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, y का बार। एवरेज इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना होता है, सम। अच्छा, अब जो है, अब मान लो तुम्हें निकालना है इन सभी लोगों का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, टोटल सैलरीज डिवाइडेड बाय टोटल लोग। ठीक है, सम ऑफ ऑल द सैलरीज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द पीपल। तो बेटे टोटल सैलरीज जो है कितनी हो जाएंगी,
ये कुछ ग्रुप की सैलरी, ये कुछ दूसरे ग्रुप की सैलरी, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को आप जोड़ दो, सभी लोगों की सैलरी आपने जोड़ दी, तो आएगा सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई आई डिवाइडेड बाय 7n, है ना, ये हो जाएगा एवरेज। अब सिग्मा एक्स आई उस फॉर्मूले से उठा लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 4n प्लस कितना हो जाएगा वाई बार मल्टीप्लाइड बाय 3n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7n, n कट गया, कितना हो जाएगा 4x बार प्लस 3y बार डिवाइडेड बाय 7, तो 4x बार है ना प्लस 3y बार बाय 7 है ना, ये अपना आंसर। ठीक है भाई, तो आपको पता ही चल गया, बहुत आसान सा सवाल दिया मैंने आपको कि एवरेज इस केसेस में कैसे निकालते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आता है, एक बार वर्किंग रूल जरूर देख लें। ओपन आ गए एक और हलवा टॉपिक उसके क्वेश्चंस पर, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें केवल क्या करना होता है, ट्रुथ टेबल बनानी होती है। अब ये केवल कहना तो पूरी तरह ठीक नहीं है, आपको याद होना चाहिए ट्रुथ टेबल ऑफ एंड और इम्प्लाइज इन इम्प्लाइड बाय, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 4-5 टेबल होती है, वो याद हो तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। P इज अ स्टेटमेंट, X इज इर्रेशनल नंबर, Q is a statement, Y is transcendental number, and R is a statement, X is rational number if and only if Y is transcendental number। ठीक है, तो P बहुत सिंपल स्टेटमेंट दे रखा है, X is irrational, Q भी बहुत सिंपल स्टेटमेंट दे रखा है, और R जो है वो अपने आप में क्या है, एक कनेक्टिव है, कनेक्टिव स्टेटमेंट है, कनेक्शन बिठा रखा है उसने, और जो कनेक्टिव है उसका नाम क्या है, IFF, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखते हैं, R इज इक्विवेलेंट टू आइदर Q और P। अब देखो प्यारे बच्चों, Q और P में, और एक तो ये स्टेटमेंट कि Q और P, और ये स्टेटमेंट आइदर Q और P, है ना, दोनों में फर्क होता है। देखो मान लो मैंने वेरिएंट डायग्राम बनाया, मैंने आपको वेरिएंट डायग्राम वाली अप्रोच बताई है, मान लो ये एक सेट है, वो P रिप्रेजेंट कर रहा है और ये Q है, तो बेटे Q और P क्या होता है, दोनों का यूनियन, दिस इज Q और P, ये हो जाएगा आपका और। पर बेटे अगर आइदर Q और P दे रखा हो, यानी कि या तो Q हो या P हो, आइदर अथवा, है ना, यानी कि, तो फिर क्या होगा, ये A यूनियन B नहीं आएगा, ये क्या आएगा, या तो केवल Q हो या केवल P हो, मतलब दोनों एक साथ न हो। ठीक है ना, तो धागे भर का फर्क है, एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करता है, तो इसको हाईलाइट कर लो आप। आइदर Q और P जो है उसका मतलब क्या होता है, या तो Q हो और P न हो, या फिर P हो Q न हो। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, Q होना चाहिए एंड P नहीं होना चाहिए, या फिर और Q नहीं होना चाहिए एंड P होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि P के अंदर Q के बाहर, या फिर Q के अंदर P के बाहर, इनमें से कोई एक, आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो ये वाला जो है ना आइदर Q और P, यही सबसे इसमें, ये IIT में आया हुआ सवाल है ना, IIT मेंस में आया था, यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, आइदर A और B। अब R इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या लिखा है बेटे, नेगेशन, तो नेगेशन का भी अपने को ट्रुथ टेबल आता है भाई। ट्रू का नेगेशन क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन क्या होता है, ट्रू। और ये क्या लिखा है, P इज इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, नेगेशन ऑफ और ब्रैकेट में P इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय नेगेशन ऑफ Q। तो पहले चेक कर लेते हैं एक बार, ये कह रहा है R इज इक्विवेलेंट टू, तो बेटे R तो खुद अपने आप में स्टेटमेंट है ही। ऐसा करते हैं, जो बेटे स्टेटमेंट 1 दे रखा है, यहां तक स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि R बराबर है स्टेटमेंट आइदर Q और P के, तो उसके लिए अपन ऐसा करते हैं, आइदर Q और P को मैं बोल देता हूं R1। क्या बोल रहा हूं मैं, आइदर Q और P को बोल रहा हूं R1।
और सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर जो दे रखा है आर इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय निगेशन ऑफ क्यू, इसको मैं बोल देता हूँ R2। R2 में किसको बोल रहा हूँ? निगेशन ऑफ P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय निगेशन ऑफ Q को। अच्छा, दोबारा पढ़ते हैं एक बार सवाल को और ये समझते हैं कि ये और ये का यही लिखा है क्या यहाँ पर? X इज इरेशनल, यहाँ पर क्या लिखा है? ओ, X इज रैशनल लिखा है यहाँ तो अगर मान लो ये P एक स्टेटमेंट है, उसका नाम है X इज इरेशनल, तो X इज रैशनल बेटा क्लियरली दिख रहा है, उसका क्या है? निगेशन। तो मान लो मैं इसी स्टेटमेंट को कि X इरेशनल, इसको P बोल देता हूँ। Y इज ट्रांसीडेंटल, इसको मैं मान लो स्टेटमेंट Q बोल देता हूँ। तो बेटा R क्या है? इफ एंड ओनली इफ के लिए कौन सा कनेक्टिव यूज होता है? इफ एंड ओनली इफ के लिए यूज होता है कनेक्टिव ये वाला, ठीक है। Y इज ट्रांसीडेंटल, तो वो तो क्या हो गया अपना Q, और उससे पीछे X इज रैशनल। अगर X इरेशनल है, ये P है, तो X रैशनल, ये क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P। तो ये लिखा हुआ है निगेशन ऑफ P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय Q, ये लिखा हुआ है। अच्छा बेटा मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है कैलकुलेट करना, है ना, ये तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसको जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, फटाफट बननी चाहिए ट्रुथ टेबल। कैसे बनती है? TTFF, TFTF, पहले तो ये आ गया अपन, फिर पटाख से क्या बनेगा? पहले बनेगा ये बनाना है ना अपने को, R क्या है? X इज इरेशनल इफ एंड ओनली इफ। बेटा पहले निगेशन P लिख लेते हैं, लिख लिया निगेशन P। निगेशन P बेटा इसका निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका क्या हो जाएगा? ट्रू। इसका क्या हो जाएगा? ट्रू। अब लिखते हैं निगेशन P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय Q। बेटे इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय के लिए अपने को याद होना चाहिए कि जब दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू होता है, दोनों फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है। तो किस किस को देखना है? इसको देखना है। बेटे अलग अलग हैं, कितना हो जाएगा? अलग अलग में फॉल्स। ये क्या है? सेम है, क्या हो जाएगा? ट्रू। ये क्या है? सेम है, ट्रू। ये क्या है? अलग अलग है, क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है भाई, तो अपन ने बना लिया R का ट्रुथ टेबल अपना रेडी है। और अपन R1 देखते हैं, ठीक है। R2 देख लेते हैं पहले, जैसा कि मैं कह रहा था R2 देख लेते हैं। तो R2 की तैयारी कर रहे हैं। बेटे R2 की तैयारी के लिए क्या करना होगा? P नेगेशन Q। बेटे नेगेशन Q कितना हो जाएगा? FT। समझ में आ रहा है? T का नेगेशन F का नेगेशन T का F और F का T। अब बेटे क्या करना है? P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय नेगेशन ऑफ Q, है ना, इसका बनाना है। तो बेटे ये बताया था इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय जो है किस किस को देखना है? मुझे इसको देखना है और मुझे इसको देखना है। हाँ, मैं कहता इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय कब ट्रू आता है? जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, दोनों फॉल्स हो तो ट्रू होता है। ये दोनों क्या है? अलग अलग तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये दोनों क्या है? सेम है, तो कितना हो जाएगा? ट्रू। ये दोनों क्या है? सेम, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ये दोनों क्या है? अलग अलग, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है भाई, ये किसका था बेटे? ये था R1 का, है ना। अच्छा, इसका निगेशन लिखना है अभी। निगेशन ऑफ P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय निगेशन ऑफ Q। तो बेटे इसी का निगेशन छाप देते हैं। F का निगेशन क्या होगा? T का F, T का F और F का T। अब देखना है ये और R, है ना, ये और ये सेम है कि नहीं है। भाई R इज इक्विवेलेंट टू, भाई ये दोनों तो क्या आ रहे हैं? ठीक उल्टे आ रहे हैं। R इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ, यानी कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है ना, R इक्विवेलेंट है सेकेंड स्टेटमेंट। ये तो कितना आ गया? टोटली अलग आ गया। एक बार दोबारा देख लेता हूँ मैं। निगेशन ऑफ दिस, ये R1 है, बिल्कुल सही है, ये R1 है। और R क्या था? X रैशनल निगेशन, हाँ ये था। तो ये दोनों जो है क्या है? ठीक उल्टे एक दूसरे के, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो बेटा एक ही ऑप्शन होता है जिसमें सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स होता है, वो ऑप्शन कितना होता है? डी। तो डी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर है। पर अपन क्या करते हैं, अभी अपन स्टेटमेंट 1 का भी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं
कि स्टेटमेंट 1 जो है उसका क्या बनेगा, तो R इज इक्वल टू आइदर P और Q। तो आइदर P और Q कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, बनाते हैं इसको। तो बेटे इसके लिए पहले क्या करना होगा अपने को, एक तो अपने को Q एंड नेगेशन P बनाना होगा। तो बेटे Q है ही अपने पास, है ना, लो Q है ही अपने पास, नेगेशन P है ही अपने पास, इन दोनों का क्या करना है अपने को, एंड बनाना है। तो बेटे एंड वाला जो है, एंड वाला जो कनेक्टिव है वो ट्रू कब आता है, जब दोनों ट्रू हो, ठीक है, दोनों ट्रू हो, लिखते हैं इसको। तो Q एंड नेगेशन ऑफ P ये कब ट्रू आता है, जब दोनों ट्रू हो। बेटे दोनों ट्रू कहाँ दिख रहे हैं, ये रहे, तो बस ये ट्रू आएगा, यानी कि पहले आएगा F, फिर आएगा F, फिर आएगा T, फिर आ जाएगा F। अब बेटे सिमिलरली नेगेशन Q एंड P ये वाला बनाते हैं, तो ये बेटा कब ट्रू आएगा, अगेन एंड वाली चीज़ कब ट्रू आती है, दोनों ट्रू। तो नेगेशन Q कहीं है क्या, ये रहा नेगेशन Q, और बेटे P कहीं है क्या, ये रहा। तो इन दोनों को देखना है बेटे, ये दोनों कहाँ ट्रू आ रहे हैं, ये रहे, ये ट्रू ट्रू, तो केवल यहीं पर ट्रू आएगा, नेगेशन Q एंड P। तो सेकेंड वाला ट्रू है, बाकी सब क्या है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब क्या इन दोनों का और क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, यूनियन लेना है। तो बेटे यूनियन कब ट्रू आता है, यूनियन तब ट्रू आता है हमेशा, बस कब ट्रू नहीं आता, जब दोनों फॉल्स हो जाएं तब ट्रू नहीं आता, तब ये फॉल्स आता है, बाकी सब जगह क्या आता है, ट्रू ट्रू। अच्छा ये दोनों फॉल्स यहाँ पर भी है, तो दोनों फॉल्स हैं तो कितना आएगा, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू में क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये है अपना R1 का ट्रुथ टेबल। अब R1 का ट्रुथ टेबल और R का ट्रुथ टेबल है ना, FTTF FTTF, तो दोनों कितने आ गए, सेम। अगर दो चीज़ों का ट्रुथ टेबल जो है वो सेम होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कि दोनों स्टेटमेंट जो है मैथमेटिकली इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मैथमेटिकली इक्विवेलेंट आ गए, R और R1 जो है वो मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो इस सवाल से अपन ने ये सीखा कि आइदर Q और P जो है वो क्या होता है, आइदर Q और P होता है या तो कोई एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स, या फिर दूसरा ट्रू पहला फॉल्स, ठीक है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, Q और P कर देते हैं उसको, ये गलत है, दिस इज नॉट आइदर P और Q। अच्छा बाकी तो अपने को कनेक्टिव्स के ट्रुथ टेबल याद होने ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अभी अगला स्टेटमेंट है, 20th क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट P इम्प्लाइज, और ब्रैकेट में दे रखा है अपने को Q इम्प्लाइज P। तो क्या लिखा है, P इम्प्लाइज और ब्रैकेट में लिखा है Q इम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू। तो बेटा इसमें तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, P Q कैसे स्टार्ट करना होता है, T T F F T F T F, फिर क्या बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, Q इम्प्लाइज P। बेटे याद होना चाहिए Q इम्प्लाइज P जो है वो क्या होता है, ये इसको इम्प्लाई करे। तो बेटे इसके लिए याद होना चाहिए ये कब होता है, मैंने आपको बताया था, लड़के अगर तेरे 100% मार्क्स आए मैथ्स में तो आई कैसे लिखते हैं, iPhone X दिलाऊंगा, ठीक है। अगर तेरे 100% मार्क्स आए तो iPhone X दिलाऊंगा, इससे अपने को पता चलता है Q इम्प्लाइज P। तो अगर लड़के तेरे 100% मार्क्स आए और मैंने तेरे को iPhone नहीं दिलाया, तू नंबर ले आया पर मैं तेरे को नहीं दिलाया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और बाकी सारी अवस्थाओं में ये क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। केवल बस भाई मेरे से गलती कब होगी, जब तूने मेहनत करी और मैंने तेरे को उसका पारितोषिक नहीं दिया, तो तब ये फॉल्स होता है। बाकी सब जगह क्या आता है, ट्रू ट्रू ट्रू। एक मिनट, मैंने ना P इम्प्लाइज Q कर दिया, एक्चुअली Q इम्प्लाइज P करना था। यहाँ पर पहले देखो फॉल्स, देखो फॉल्स, तो वहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ट्रू। अब ट्रू के बाद जब फॉल्स होता है तो ये कितना होता है, फॉल्स, और ट्रू ट्रू में कितना होता है, ट्रू। मैंने गलती से P इम्प्लाइज Q लिख दिया था। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, P इम्प्लाइज दिस,
तो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। अब हमें कौन कौन को देखना है, पहले इसको देखना है फिर इसको देखना है। तो अगेन दिस इम्प्लाइज दिस में टी में कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा बेटे, टी में अगेन कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। एफ में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये तो क्या आ गया, ये तो सारे ही ट्रू आ गए। तो सारे ट्रू आते हैं तो उस ट्रुथ टेबल जिसमें सारे ट्रू स्टेटमेंट्स हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। ठीक है, सारे ट्रू हो उसको क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो अपने को ये क्या टॉटोलॉजी देखनी है, इनमें टॉटोलॉजी कौन सी है। तो ऐसा करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, P इम्प्लाइज Q। तो बेटे P इम्प्लाइज Q लिखना पड़ेगा इसके लिए। P इम्प्लाइज Q लिखा, P इम्प्लाइज Q मैं लिख ही रहा था, कितना आएगा बेटे, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, यस करेक्ट। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, बेटे फॉल्स। और फॉल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ट्रू आ जाएगा। अच्छा अगला, अब क्या करना है अपने को, P इम्प्लाइज ये चीज है ना, P इम्प्लाइज Q। P इस बात को इम्प्लाई करे तो P कहाँ है, ये रहा, और P इम्प्लाइज Q ये रहा, यानी कि वो चीज इसको इम्प्लाई करे। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू कितना होता है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, पता है अपने को क्या होता है, फॉल्स। और बाकी फॉल्स वाले तो क्या होते हैं, ट्रू ही होते हैं। अच्छा जी, अब अपने को चेक करना होगा कि ये टॉटो है क्या, ये तो टॉटोलॉजी था, क्या ये टॉटोलॉजी आ रहा है क्या, नहीं, एक फॉल्स है इसमें, तो ये टॉटोलॉजी नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट, P इम्प्लाइज P यूनियन Q, ठीक है ना। तो बेटे P यूनियन Q बना लेते हैं, है ना, P यूनियन Q। तो PQ ये रहा, चलो यहां बना लेते हैं P यूनियन Q। तो अपन तो जानते हैं P यूनियन Q जो है हमेशा ट्रू होता है, बस दोनों फॉल्स होते हैं ना तब ये ट्रू नहीं होता। तो कितना आ जाएगा ऊपर, T फॉल्स। अच्छा अब क्या है, P इम्प्लाइज P यूनियन Q बनाना है, P इम्प्लाइज P यूनियन Q। तो P इम्प्लाइज है ना बेटा, ये है और ये है, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज बेटे टी में कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। देखो इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को देखना है अपने को। तो टी का कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी का फिर टी आ जाएगा। और एफ तो अगर होता है तो क्या होता है, ट्रू होता है स्टार्टिंग में, ये भी ट्रू हो जाएगा। हाँ भी तो अपन ने देखा P इम्प्लाइज P और Q जो है वो अपने आप में टॉटोलॉजी आ रही है। तो अगर ये टॉटोलॉजी आ रही है तो अपने को टॉटोलॉजी देखनी थी, है ना। तो टॉटोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू टॉटोलॉजी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको टिक कर लेते हैं। अपन देखते हैं इसको, P इम्प्लाइज P एंड Q। तो पहले अपन P एंड Q का ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। सारे ऑप्शन चेक करा रहा हूँ ताकि ट्रुथ टेबल अच्छे से देख लें अपन। तो बेटे P एंड Q का ट्रुथ टेबल है ना, उधर से देखो। P एंड Q कब ट्रू आता है, जब दोनों ट्रू हो तभी, बाकी कभी नहीं आएगा। तो कितना आ जाएगा ये T F F F, ठीक है, P एंड Q। अच्छा अब ये क्या लिखा है, P इम्प्लाइज P एंड Q। तो P इम्प्लाइज P एंड Q, इसको देखते हैं। तो बेटा P कहाँ है, ये रहा, और P एंड Q ये रहा। तो ऊपर वाले में T का कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। T F का बेटे कितना आ जाएगा, F, और बाकी तो वहाँ F है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, T। अगेन ये भी टोटोलॉजी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक F आ गया है। तो C ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अपन D ऑप्शन देखते हैं। D ऑप्शन क्या है, P इम्प्लाइज P इफ एंड ओनली इफ Q। तो पहले अपने को P इफ एंड ओनली इफ Q का ट्रुथ टेबल बनाना होगा, याद करना होगा। याद है अपने को P इफ एंड ओनली इफ Q का क्या होता है, ये तब ट्रू आता है जब दोनों ट्रू हो, ठीक है ना, सॉरी, और दोनों फॉल्स हो। या तो दोनों ट्रू तो ये ट्रू, दोनों फॉल्स तो ये ट्रू। तो ऊपर वाले में कितना आ रहा है, ट्रू आ रहा है। बाकी दोनों में साइन चेंज है, साइन चेंज मतलब एफ एफ, यहाँ पर साइन सेम है तो कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब क्या देखना है अपने को, P इम्प्लाइज P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। तो P इम्प्लाइज P इफ एंड ओनली इफ Q, इसको देखते हैं। तो इसके लिए अपने को एक तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी और एक पोटैटो की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये रहा अपना पोटैटो। और पोटैटो इम्प्लाइज समथिंग कब ट्रू आता है, जब दोनों ट्रू हो, ठीक है, या
पहला वाला ट्रू हो दूसरा वाला फॉल्स हो तब ये फॉल्स आता है। तो टी में कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी एफ में कितना आ जाएगा बेटे, एफ आ जाएगा। बाकी दोनों एफ है तो उसमें कितना आ जाएगा, टी टी। क्या बेटे ये टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी नहीं, ये टोटोलॉजी नहीं है क्योंकि ये एफ आ रहा है, ठीक है। तो कौन सी वाली टोटोलॉजी है, केवल बॉम्बे ऑप्शन जो है वो टोटोलॉजी है। अच्छा मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। टोटोलॉजी तो होती है जिसमें सारे ट्रू होते हैं। फैलेसी, फैलेसी क्या होती है, जिसमें सारे फॉल्स आते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी, देयर इज अ रैशनल नंबर बिलोंगिंग टू सेट एस सच दैट एक्स इज पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव है, कोई रैशनल नंबर है जो सेट एस में बिलोंग कर रहा है, जो कि सबसेट ऑफ आर है, और ऐसा है कि वो पॉजिटिव है। Which of the following statements is a negation of statement P? बेटे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यूं ही किसी का नेगेशन नहीं निकाल सकते। जब भी आप किसी स्टेटमेंट का नेगेशन निकाल रहे हैं तो प्लीज़ 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 ट्राई टू ब्रेक इट, उसे तोड़ने की कोशिश करें, उसके कनेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें। कई बार बहुत नॉर्मल भाषा होती है, मैथमेटिकल भाषा नहीं होती, तो आपको उसको समझना होगा कि वो मैथमेटिकली क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है देयर इज है कोई रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैं क्यों बोल रहा हूं, ये तो कोई खास बात नहीं है। कोई रैशनल नंबर है एस में, बिलोंग कर रहा है एस को, सच दैट को ऐसे लिख सकते हैं अपन, विच इज पॉजिटिव। यानी कि कोई रैशनल नंबर सेट एस में भी हो और वो पॉजिटिव भी हो, दोनों होने चाहिए। देयर इज अ रैशनल नंबर सच दैट का मतलब क्या है, वो एम्फेसाइज कर रहा है कि ये भी होगा, सेट एस में भी है और वो पॉजिटिव है। तो दो बातें बोल रहा है इनडायरेक्टली। वो क्या कह रहा है, वो यहां पर सच दैट से उसकी भावनाएं क्या है, एंड देयर इज अ रैशनल नंबर विच इज बिलोंगिंग टू सेट एस एंड विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यानी कि यहां पर उसने हमसे लुका छुपी खेलते हुए कौन सा कनेक्टिव यूज कर लिया है, एंड कनेक्टिव यूज कर लिया है, ठीक है। ऑल राइट, तो ऐसा करते हैं टुकड़ों में, क्योंकि उसने एंड यूज कर लिया ना, तो बेटे इस छोटू वाले पार्ट को, देयर इज अ रैशनल नंबर बिलोंगिंग टू एस एंड इट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अपन ब्रेक कर लेते हैं, अपन बोल देते हैं P इज अ स्टेटमेंट देयर इज अ रैशनल नंबर। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, शॉर्टकट में रैशनल, पता ही है सेट ऑफ रैशनल नंबर का शॉर्टकट क्या होता है, Q। Q दूसरा स्टेटमेंट है, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट वो क्या है, इट इज पॉजिटिव। और बेटे उसने क्या बोला, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसकी भावनाएं हैं कैपिटल P स्टेटमेंट जो है उसकी भावनाएं हैं P एंड Q। ऑल राइट, अब क्या कह रहा है, इसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q। अब बेटे याद करो डी मॉर्गन्स लॉ है ना, डी मॉर्गन्स लॉ याद करो, वो सारे अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बेटे कि सेट A इंटरसेक्शन B, और नेगेशन का मतलब क्या होता है बेटे डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लिखने का एक और तरीका होता है, या तो आप ऐसे करके डैश लगा दो। और बेटे डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटे, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो बेटे इसको नेगेशन को अंदर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये उठक जाएगा और सबके क्या आ जाएंगे, नेगेशन आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नेगेशन P और नेगेशन Q, ये लिखा हुआ है। अब हम इस सवाल के लिए रेडी हैं। तो बेटे क्या लिखा है, देयर इज अ रैशनल नंबर। तो अब आप ऑप्शंस भी देख सकते हो, देयर इज अ रैशनल नंबर, कोई ऐसा रैशनल नंबर है। तो कोई ऐसा रैशनल नंबर है, कोई है, तो भाई कोई है का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, हर कोई है, ठीक है ना। कोई है का ऑपोजिट क्या है, हर कोई है। समझ में आ रही बात भाई, कोई ना कोई है का मतलब कोई ना कोई मिल जाएगा, उसकी बजाय उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, हर कोई, ठीक है। तो हर कोई कहाँ पर लिखा है, एवरी। देयर इज अ रैशनल नंबर, भाई देयर तो सही नहीं है,
x बिलोंग्स, ये भी सही नहीं है क्योंकि निगेशन नहीं आया ना इसका। ये तो क्या कह रहा है, उसमें है, जबकि होना क्या चाहिए था, हर एक में है। तो देयर इज अ रैशनल नंबर का निगेशन कितना आ जाएगा, देयर इज अ रैशनल नंबर का निगेशन क्या आ जाएगा, फॉर एवरी, देयर इज एवरी रैशनल नंबर। और इट इज पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव का निगेशन क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। वो लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं है, एक यहाँ है, यहाँ है, खैर तो चारों ही जगह। सेटिस्फाइज सच दैट, सेटिस्फाइज सच दैट, ऐसा कि वो x पॉजिटिव हो, सेटिस्फाइज x। तो ये तो सारे ही करेक्ट हैं, पर इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें इसका भी निगेशन दे रखा है, देयर इज अ रैशनल नंबर बिलोंगिंग टू s। तो एवरी रैशनल नंबर बिलोंगिंग टू s है ना, एवरी रैशनल नंबर कहाँ दे रखा है, यहीं दे रखा है बी ऑप्शन में। तो आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो निगेशन ऑफ, ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट था कि देयर इज अ रैशनल नंबर का निगेशन क्या होगा, देयर इज अ रैशनल नंबर का निगेशन होगा एवरी रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द ओनली स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग दैट इज अ टोटोलॉजी। तो अगेन अपने को क्या करना है, टोटोलॉजी बतानी है, सारे ट्रू हो जहाँ पर वो बताना है। तो ओनली स्टेटमेंट दैट इज टोटोलॉजी, ये तो भाई बनाना पड़ेगा ट्रुथ टेबल। ए बी कैसे स्टार्ट करते हैं, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। फिर अब क्या करेंगे, ए इम्प्लाइज बी बनाएंगे। ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ए इम्प्लाइज बी बनाया, अपने को याद है ए इम्प्लाइज बी कब ट्रू होता है, ऐसे ट्रू होता है, ये फॉल्स हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ट्रू ट्रू। अच्छा जी, अब क्या बनाना है अपने को, अपने को बनाना है ए एंड, ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, ए भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो एंड बेटे कब ट्रू आता है, जब दोनों ट्रू हो। सही है, टी एफ में कितना आ जाएगा, एफ, एफ टी में बेटा कितना आ जाएगा, एफ, और एफ टी का कितना हो जाएगा, एफ। जब साइन सेम हो और दोनों ट्रू हो तब एंड ट्रू होता है। ठीक है, अच्छा अब बेटे बी इम्प्लाइज दिस है ना, उसको देखते हैं। तो बी इम्प्लाइज ए एंड ए इम्प्लाइज बी, ये पूछा है। तो बी इम्प्लाई करे, यानी कि पहले ये बी इम्प्लाइज दिस, तो ये पहला देखना है, ये आगे देखना है। तो ये चीज़ जो है कब ट्रू आएगी, जब दोनों टी टी हो। सही है, एफ के केस में तो ट्रू आता ही आता है। टी एफ के केस में कितना आता है, फॉल्स, और एफ एफ के केस में कितना आता है, ट्रू। ठीक है भाई, ये है। अच्छा तो ये तो क्या है, ये तो नहीं आया टोटोलॉजी है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो इसकी वजह से ये टोटोलॉजी नहीं है। और अपन आते हैं इस पर, ए इंटरसेक्शन ए और बी। तो बेटे ए और बी बनाना पड़ेगा अपने को उसमें। ए और बी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ए और बी कब ट्रू होता है, हमेशा बस दोनों एफ हो तब ये फॉल्स हो जाता है। अब क्या करना है, ए एंड ए और बी, ए एंड, तो यानी कि ये करना है और ये वाला पहला और ये वाला, और इनका कॉमन, यानी कि ये आ जाएगा टी, ये भी आ जाएगा टी। एफ टी में कितना हो जाएगा बेटे, एफ, और एफ एफ में भी कितना हो जाएगा, एफ। अच्छा बेटे ये कितना आ गया, ये भी आ गया। टोटोलॉजी तो नहीं है, दो एफ आ रहे हैं इसमें। तो ए इंटरसेक्शन ये नहीं आएगा। अब इसको देखते हैं, ए यूनियन ए एंड बी। ए एंड बी, बेटा ए एंड बी जो है ना, ए एंड बी जो है वो यहाँ से देखना पड़ेगा। ए एंड बी कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ये ए एंड बी। और ए एंड बी के बाद अपने को देखना है ए और ए एंड बी। तो बेटे ए कहाँ पर है, ए ये रहा, और ए एंड बी कहाँ है, ए एंड बी ये रहा। तो दोनों का और, तो बेटे और कब ट्रू आता है, जब कोई भी एक ट्रू हो जाए। ठीक है, दोनों फॉल्स हो तब तो ये फॉल्स होता है। तो टी टी का कितना आ जाएगा, टी, टी एफ का कितना आ जाएगा, टी, एफ एफ का बेटे और कितना आ जाएगा, एफ, और एफ एफ का अगेन कितना आ जाएगा, एफ।
तो ए यूनियन, ये भी नहीं आया। अरे क्या चक्कर है, कुछ नहीं आया अभी तक तो, ज़रूर डी ऑप्शन ही होगा फिर तो, क्योंकि हम गलती तो करते नहीं है। हाँ डी ऑप्शन, भाई डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो डी ऑप्शन में अपने को ये बनाना पड़ेगा। अरे कहीं बना हुआ है क्या? ये बना हुआ है, चलो इसने थोड़ी मदद कर दी, अच्छा आदमी है ये, ठीक है ना। ए एंड ए, ये रहा, ये रहा, ठीक है ये। और इसके साथ क्या करना है, इम्प्लाइज बी। तो ऐसा करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और यहीं पर इसको उठा के पटक देते हैं। तो ए एंड ए इम्प्लाइज बी है ना, इसको देख लेते हैं अपन। तो इसके लिए किसको देखना है, एक तो इसको देखना है, एक इसको देखना है। ये फर्स्ट स्टेप है, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। तो जब जब दोनों ट्रू हैं तो कितना आता है, ट्रू आता है। बेटे फॉल्स के केस में तो ट्रू आता है, बेटे फॉल्स के केस में ट्रू आता है, बेटे फॉल्स के केस में क्या आता है, ट्रू आता है। ओके, तो ये इसको इम्प्लाई करे, ये सारे कितने आ गए, ट्रू। पहली बात तो तीनों फॉल्स हो तो हमेशा ट्रू आता ही है, और टीटी के केस में क्या आता है, ट्रू आता है। तो आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। कई बार एग्जामिनर ये हरकत करता है कि वो आखिरी ऑप्शन देता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पहले 3 गलत हैं तो आप डी को टिक करके भाग लो, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट है, नेगेटिव ऑफ द स्टेटमेंट बताना है। इफ आई बिकेम अ टीचर, अगर मैं मास्टर बन जाऊं तो फिर मैं खोलूंगा स्कूल, ठीक है। देन आई विल ओपन अ स्कूल, तो फिर मैं स्कूल खोल लूंगा, पाठशाला खोल लूंगा, खूब पढ़ाऊंगा। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, अच्छा जी खोल लेना भाई, क्या कह रहा है। आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, ये तो बड़ी गंदी बात है, पर खैर बात है सो बात है। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट बताना है, तो इसको पहले क्या करें अपन, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, इफ देन। किस टाइप का स्टेटमेंट है, इफ देन वाले कनेक्टिव है। तो इफ देन का मतलब क्या होता है बेटे, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये होगा, यानी कि कौन सा वाला, एम्प्लाइज वाला। तो ये क्या लिखा हुआ है, P इम्प्लाइज Q। बेटे P को तोड़ लेते हैं, P क्या लिखा है, इफ आई बिकेम टीचर। तो P स्टेटमेंट से हमारा तात्पर्य क्या है, आई बिकम टीचर। तो P स्टेटमेंट कौन है, आई बिकेम टीचर। और Q क्या है, आई विल खोलूंगा स्कूल, ठीक है। विल, यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाएगी, आई विल ओपन अ स्कूल, ठीक है। आई विल ओपन अ स्कूल, मैं स्कूल खोल दूंगा। अच्छा भाई, P इम्प्लाइज Q, P है आई बिकम टीचर और Q क्या है, आई विल ओपन अ स्कूल, ठीक है ये। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो क्या कह रहा है ये, नेगेशन ऑफ। तो अभी क्या लिखा हुआ है, इफ आई बिकेम टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल। तो अभी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। और भाई साहब क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो, नेगेशन बताओ इसका। तो बेटे नेगेशन देखते हैं, नेगेशन ऑफ ये P इम्प्लाइज Q का नेगेशन। तो बेटे अपने को एक, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। P इम्प्लाइज Q, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये सेम होता है नेगेशन ऑफ P और Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो इसको। P इम्प्लाइज Q किसके बराबर होता है, नेगेशन ऑफ P और Q। अच्छा जी, तो यहाँ पर चेप देते हैं। तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इसके अंदर की तरफ है ना, इसके किसके, नेगेशन ऑफ कितना देगा, नेगेशन ऑफ P और Q। अब बेटे नेगेशन बाहर है और अंदर क्या लिखा हुआ है, आगरा यूनियन बॉम्बे। तो बेटे बताया था मैंने आपको, आगरा यूनियन बॉम्बे का नेगेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, है ना। और कॉम्प्लीमेंट मतलब बेटे क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या आएगा बेटे, ए का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ क्या, इसका मुंह घूम जाएगा, अभी ऊपर अभी नीचे आ जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अच्छा अब यहाँ पर देखो बेटे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, नेगेशन P का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, P। इसको घुमा दिया तो कितना हो जाएगा, एंड। Q का नेगेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा जी, तो P एंड, अच्छा बेटा ये आ रहा है अभी तक तो, है ना। इसको एक बार देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, ये अपन ने सिंप्लीफाई किया है। तो बेटे P एंड नॉट Q का मतलब क्या होगा,
P का मतलब क्या है, आई विल बिकेम ए टीचर एंड, क्या लिखा है ये बेटे, आई विल बिकेम ए टीचर एंड आई विल नॉट खोलूंगा स्कूल, ठीक है ना, क्योंकि खोलूंगा स्कूल अगर क्यू है तो निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, नहीं खोलूंगा, ठीक है। तो आई विल बिकेम ए टीचर, आई विल बिकेम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, बेटे ये करेक्ट आ गया है। आइदर आई विल नॉट बिकम अ टीचर और आई विल नॉट, ये तो कुछ नहीं लग रहा क्योंकि ये तो गलत है, मतलब नाइदर आई विल, न ये करूँगा नो करूँगा, ये तो आई विल नॉट बिकम अ टीचर और आई विल ओपन अ स्कूल, भाई ये तो नहीं है ना, और एंड था यहाँ तो अपना कनेक्टिव एंड आ रहा था, और नॉर और जो है ये अपने कनेक्टिव नहीं आ रहे थे, तो और नॉर और जो है ये कनेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है भाई। इस क्वेश्चन में जो अपन ने मैथमेटिकली स्टेटमेंट जो था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो था उसका अपन ने इक्विवेलेंट निकाल लिया, क्या किया, उसका इक्विवेलेंट निकाल लिया, और मैथमेटिकली इक्विवेलेंट निकालने के बाद, है ना, मैथमेटिकल इक्विवेलेंट निकालने के बाद अपन ने ट्रूथ टेबल नहीं बनाई है, ट्रूथ टेबल नहीं बनाई है, क्या किया अपन ने, केवल उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप तक सिंप्लीफाई किया और डी मॉर्गन्स लॉ लगा के, और फिर अपन ने सिंप्लीफाई करने के बाद देखा कि जो स्टेटमेंट है वो कौन से कनेक्टिव्स बन रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये कौन सा कनेक्टिव बन रहा है ना, मैंने ये देखा, बस ऑप्शन से देख लिया तो मिल गया मुझे ऑप्शन में। अगर मुझे ऑप्शन में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड देता तो फिर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता, पर ऑप्शंस बहुत सिंपल दे रखे हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, कंसीडर स्टेटमेंट 1, P एंड नॉट Q एंड नॉट P एंड Q इज अ फैलेसी। फैलेसी मतलब क्या होता है, असत्य, झूठ। तो ये बोल रहा है कि ये वाली जो चीज़ है इसका मैथमेटिकल, इसका ट्रुथ टेबल जो है उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो क्या आएंगी, फॉल्स 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 फॉल्स। P implies Q if and only if negation of Q implies negation of P is a tautology। tautology मतलब क्या होता है, सारे के सारे ट्रू आए, ट्रुथ टेबल में सारे के सारी चीज़ें क्या हैं, टी। अच्छा तो बेटे बनाते हैं इसको, कंसीडर दिस एंड दिस। ये अपने को दोनों ही चेक करने पड़ेंगे, तो ये तो बड़ा डरावना सा काम लग रहा है, करना तो पड़ेगा ही। एक शॉर्टकट देखो ध्यान से बेटे, मैंने क्या किया, मैंने अपना एक वेन डायग्राम बना लिया, ये P सेट है और ये Q सेट है। ध्यान से देखो, P एंड नॉट Q, बेटे P हो Q ना हो, बेटे कौन सा वाला इलाका आ रहा है, ये आ रहा है। और बेटे ये क्या आ रहा है, नॉट P एंड Q, यानी कि P के बाहर और Q के अंदर कौन सा इलाका आ रहा है, ये इलाका आ रहा है। और बेटे ये क्या कह रहा है, ये हो एंड ये हो। तो मैंने आपको बताया था, अप्रोच डेवलप कराई थी कि अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के अंदर आप मार्क कर सकते हो, है ना, अगर आप आराम से देख सकते हो कि एक जो ब्रैकेट है वो ये वाला इलाका है, एक ब्रैकेट ये वाला इलाका है, और इनका इंटरसेक्शन, भाई ये क्या लिखा है, एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो अगर कोई इलाका कॉमन नहीं आ रहा है, देयर इज नो एरिया ओवरलैपिंग, एंड कनेक्टिव से दोनों में कोई एरिया ओवरलैपिंग नहीं है, और एरिया फाई आ रहा है, दो सेट्स हैं, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, या नेट जो है, जो एरिया कॉरस्पॉन्ड कर रही है वेन डायग्राम पे, ये जो पिक्चर है वो फाई या कोई एरिया शो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, फैलेसी। फिर मैं आपको एक और चीज याद दिलाता हूं, अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो जो एरिया शो कर रहा है, अगर वो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ठीक है, अगर वो सिंप्लीफाई करके यूनिवर्सल सेट आ जाता है, तो यूनिवर्सल सेट के केस में क्या होता है कि वो होता है टॉटोलॉजी, हमेशा ट्रू। पर ऐसा आप हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इम्प्लाइज वाले और
इफ एंड ओनली इफ वाले कुछ एक स्टेटमेंट्स होते हैं जो अपने को ये निष्कर्ष निकालने पर हेल्प नहीं करते। ये तो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब अपन आराम से एंड और इस टाइप के कनेक्टिव हो, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं अपन सेकंड वाले को। P इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है। अच्छा बेटे, अभी भी ताज़ा खबरों के अनुसार अभी मैंने आपको बताया था P इम्प्लाइज क्यू का शॉर्टकट क्या होता है बेटे। अगर अपने को P इम्प्लाइज क्यू को लिखना है एंड और की टर्म में, कितना होता है, नेगेशन ऑफ P और Q। क्या होता है ये, नेगेशन ऑफ P और Q। अच्छा, इसी तरीके से क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन और सेकंड वाला। तो बेटे पहले वाले नेगेशन ऑफ Q कितना हो जाएगा बेटे, नेगेशन ऑफ पहला वाला कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का सोचा, नेगेशन ऑफ P और Q लिखा हुआ है और ये इफ एंड ओनली इफ लिखा है। P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q। तो इसका नेगेशन बेटे कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। और P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q। तो बेटा इसका तो ये कितना हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P आ जाएगा, ऐसा आएगा। अब बेटे ध्यान से देखो बेटे, नेगेशन P और Q, और बेटे यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, नेगेशन P और Q। क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटे A यूनियन B लो, चाहे बेटे B यूनियन A लो, दोनों आइटम क्या है, सेम ही है, एक ही चीज़ है। तो लफड़ा इज इक्विवेलेंट टू लफड़ा, बिल्कुल सही बात है। एक ही चीज़ सेम चीज़ को क्या इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय करेगी। भाई मैं मनोज चौहान हूँ, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या मैं मनोज चौहान हूँ, तो दोनों क्या एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं ना, ये बात उसको इम्प्लाई कर रही है, ये बात उसको इम्प्लाई कर रही है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो टोटोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो ट्रुथ टेबल है, इसका जो ट्रुथ टेबल है, दोनों के ट्रुथ टेबल क्या है, सेम। तो अगर दोनों के ट्रुथ टेबल सेम है तो मैथमेटिकली इक्विवेलेंट जो ये ट्रू कब आता है, जब जब ये सेम हो। और जब दोनों ही ये सेम है तो इफ एंड ओनली इफ का ट्रुथ टेबल क्या आ जाएगा, सारे के सारे टी आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, टोटोलॉजी। तो इतना तो पटाख से दिख गया कि ये कितना आ जाएगा, टोटोलॉजी। पहला वाला भी अपने को दिख गया, क्योंकि मैंने आपको बताया एरिया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एरिया 0 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, फैलेसी। तो ये भी ट्रू है। बाकी मैं आपको इसको वेरिएंट डायग्राम से बता दूंगा, ठीक है। पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला ट्रू। अब एक्सप्लेनेशन सोचना है। तो बेटे ये जो चीज़ है, क्या ये जो चीज़ है वो सेम आ रही है क्या, नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बेटे P इम्प्लाइज तो क्या था, नेगेशन P और Q है ना, इफ एंड ओनली इफ Q और नेगेशन ऑफ P। तो इसका जो है इससे कोई कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसका नेगेशन थोड़ा ना ये दे रखा होता है कि टोटोलॉजी का नेगेशन क्या आ जाएगा, फैलेसी। ऐसा कुछ थोड़ा ना दे रखा है। ये चीज़ इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिव है वो कुछ और ही है, यहाँ पर जो कनेक्टिव है वो कुछ और ही है। यहाँ पर कनेक्टिव क्या है, एंड, यहाँ पर कनेक्टिव क्या है, और। तो ये बात इसको एक्सप्लेन नहीं करती। तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। अच्छा, इसने करेक्ट नीचे दिया, नॉट करेक्ट, तो यही सही आ जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब मैं आपको एक बार ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ पहले वाले का। तो बेटे पहले वाले का ट्रुथ टेबल जो है वो देखते हैं, PQ। तो क्या आएगा, TTFF, TFTF। अब क्या बनाएंगे, P एंड नॉट Q। अब ऐसे ही देख लो, नॉट Q कितना आ जाएगा बेटे, F। तो P एंड नॉट Q दोनों का साइन अलग अलग आ गया, तो कितना आ जाएगा, फॉल्स। ये आ जाएगा TT, तो कितना आ जाएगा, T। ये कितना आ जाएगा, FF, तो कितना आ जाएगा, F। FT, तो कितना आ जाएगा, F। अपन देख लेंगे दूसरा वाला, नेगेशन P एंड Q। तो नेगेशन P एंड Q, इसका नेगेटिव यानी कि FT। तो FT कितना आ जाएगा बेटे, F। अब कितना आ जाएगा, FF कितना हो जाएगा, F। TT कितना हो जाएगा बेटे, T। TF कितना हो जाएगा, F। अच्छा, अब P एंड नॉट Q एंड नॉट P एंड Q। तो यानी कि इन दोनों का क्या करना है, एंड लेना है। तो इन दोनों का एंड, बेटा FF का एंड कितना आ जाएगा, F। TF का कितना हो जाएगा, F। FT का बेटे कितना हो जाएगा, F। FF का कितना हो जाएगा, F। तो ये सारे ही क्या आ गए, F आ गए। सारे F आने का मतलब क्या होता है, फैलेसी। तो यस, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू।
सेकंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ओके, सेकंड का ट्रुथ टेबल, तो पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, P इम्प्लाइज Q। तो बेटे P इम्प्लाइज Q देखते हैं। P इम्प्लाइज Q, ट्रू ट्रू में कितना आता है, ट्रू आता है। ट्रू फॉल्स में बेटा कितना आता है, फॉल्स। बाकी सब क्या होते हैं, ट्रू ट्रू। अच्छा, अब क्या बनना आना पड़ेगा अपने को, नेगेशन P, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, इसको बना लेते हैं अपन। तो बेटे यहाँ पर कितना लिखा है, F इम्प्लाइज, बेटे जहाँ पर नेगेशन Q का मतलब F आ जाए वहाँ तो ये कितना हो जाएगा, ट्रू ही हो जाएगा। और F तो ये कितना आ जाएगा, ट्रू ट्रू। बीच में देख लेते हैं यहाँ पर, तो इसका नेगेशन ये कितना आ जाएगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। तो क्या ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कितना आ जाएगा, फॉल्स। और बेटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब क्या करना है, P इम्प्लाइज Q, P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P, negation Q implies negation P। ठीक है, तो यानी कि ये चीज इफ एंड ओनली इफ है ना, इफ एंड ओनली इफ है। तो बेटे इफ एंड ओनली इफ कब ट्रू आता है, जब दोनों का साइन क्या हो, सेम, यानी कि दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। तो बेटे इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ देख रहे हो, टी का कितना आ जाएगा, T, FF का बेटे कितना आ जाएगा, T, TT का बेटे कितना आ जाएगा, T, TT का बेटे कितना आ जाएगा, T। तो अपन ने देखा इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय में इन दोनों ट्रुथ टेबल का साइन हमेशा क्या आ रहा है, सेम। तो इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय हमेशा क्या जाएगा, टोटोलॉजी। साइन सेम आने पर क्या होता है, टोटोलॉजी आता है। तो यस, दिस इज अ टोटोलॉजी। पर अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई वजह नहीं हुई कि भाई इसकी वजह से जो है ये ट्रू आ रहा है ना, क्योंकि इसने कोई हेल्प नहीं किया। ओके, तो अपना आंसर है ए ऑप्शन। अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला 25th क्वेश्चन, कंसिडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है अपने को a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, प्लस a माइनस आयोटा बी का स्क्वायर अपॉन a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर है ना, कंप्लीट स्क्वायर है। और a और b दे रखे हैं अपने को रियल नंबर, और अपने को दे रखा है कि बीटा जो है बराबर है z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, और अपने को दे रखा है z जो है यूनिमॉड्यूलर है, यानी कि z का जो मॉड्यूलस है वो 1 है। अब अपने को पूछा गया है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों जो है प्योरली रियल हैं या दोनों जो है प्योरली इमेजनरी हैं, एक रियल दूसरा इमेजनरी, एक इमेजनरी दूसरा रियल, इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बेटे जब अपने से कोई पूछता है कि नंबर प्योरली रियल है तो हम क्या करते हैं, हम उसका बार खोल देते हैं, और उसका बार खोलने के बाद देखते हैं कि अब भी वो क्या है, सेम रहा या बार खुलने के बाद लुढ़क गया। ठीक है, तो अगर बार जो है वो सेम आ जाता है तो क्या होता है, प्योरली रियल। और अगर अल्फा बार जो है वो कितना हो जाता है, देखो थोड़ा सोचो ना भाई, कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो x प्लस आयोटा वाई, तो बेटा उसका बार कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। दोनों अगर सेम हो जाएंगे बेटे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिख रहा है आराम से, y0, तो कितना हो जाएगा, प्योरली रियल। ओके, भाई इसको तो बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो अपन ने क्या किया, अल्फा का बार लिया, लिखते हैं अल्फा का बार। तो बेटे एक प्रॉपर्टी बताया था, ये है z1 और ये है z2। तो बेटे z1 प्लस z2 के एंटायर का बार है ना, मैंने ये बताया था कि z1 प्लस z2 का बार ये बराबर होता है z1 का बार प्लस z2 का बार। इस बात को लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b का स्क्वायर का बार प्लस a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b का स्क्वायर का बार।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि z के स्क्वायर का बार बराबर होता है z बार का स्क्वायर। स्क्वायर का बार क्या होता है? बार का स्क्वायर। तो बेटे ये बराबर आ जाएगा a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी का बार का स्क्वायर। स्क्वायर का बार का स्क्वायर। सिमिलरली ये आ जाएगा a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी का बार का स्क्वायर। फिर बेटे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि z1 बाई z2 का बार बराबर होता है z1 का बार, इसका बार, उसका बार, सबका बार। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटे? ये आ जाएगा a प्लस आयोटा बी का बार डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी का बार और का स्क्वायर प्लस। सिमिलरली बेटे a माइनस आयोटा बी का बार ऊपर आएगा, वो कितना हो जाएगा? a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी का बार कितना हो जाएगा? a माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? a माइनस आयोटा बी। नीचे कितना आ जाएगा? a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस a प्लस आयोटा बी अपॉन कितना आएगा? a माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। ऑल राइट। हमने ये पाया कि जो इसकी शक्ल थी, इसका जब बार लिया तो बेटे a प्लस आयोटा बी का कितना हो गया? a माइनस आयोटा बी। a माइनस आयोटा बी का कितना हो गया? a प्लस आयोटा बी। तो इसके बार में हुआ ये ऐसी हलचल मची कि ये बन गया और ये बन गया। तो कुल मिला के जो अल्फा बार चल रहा था वो किसके बराबर रहा? अल्फा के। तो इसका मतलब अल्फा क्या आ गया? प्योरली रियल। क्या आ गया? अल्फा प्योरली रियल। इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो बेटे। ऊपर लिखा है अगर लफड़ा, तो नीचे क्या लिखा है? लफड़े का बार। ठीक है ना, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या है ये। तो अगर अपन a प्लस आयोटा बी को कुछ मान लें, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लिया, तो अल्फा क्या है? z1 अपॉन z1 बार का स्क्वायर प्लस z1 बार अपॉन z1 का स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें क्या अपन ने एलसीएम ले लिया, तो बेटे कितना आएगा? z1 स्क्वायर z1 बार का स्क्वायर प्लस कितना आएगा? z1 बार का स्क्वायर z1 बार का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? z1 बार का होल स्क्वायर। z1 स्क्वायर z1 बार स्क्वायर z1 बार स्क्वायर z1 की पावर 4 प्लस z1 बार की पावर 4 अपॉन z1 बार का स्क्वायर। अब बेटे z1 बार जो है और z1 जो है ना, इनमें अपने को थोड़ा सोचने में आना चाहिए कि किसी नंबर और उसके कॉन्जुगेट की जो पावर अगर आप 4 करोगे तो जो है क्या होगा कि ऊपर जो है प्योरली रियल आ जाएगा। जैसे a प्लस आयोटा बी की पावर 4 किया और a माइनस आयोटा बी इसकी पावर 4 किया, तो बेटे हमेशा क्या होगा? केवल इवन पावर जो है ऐड होंगी, और जितनी भी इवन पावर होंगी ना बेटे वो क्या होंगी? प्योरली रियल। 4a³ इंटू आयोटा बी, अभी दिख जाएगा, 2 मिनट में दिख जाएगा। 4c2 कितना होता है बेटे? 6 और आयोटा बी का स्क्वायर एंड डैश डैश और इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस प्लस प्लस फिर माइनस। तो बेटे ये टर्म तो गॉन, ये टर्म गॉन, और ये कितना आ जाएगा? प्योरली रियल। दिख रहा है? आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? पॉजिटिव रियल, सॉरी नेगेटिव रियल, और ये भी क्या है? रियल। तो ऊपर ये जो आइटम बन रहा है ना ऊपर, वो क्या आया? पॉजिटिव रियल। नीचे भी नंबर कितना आया? देख रहे हो, क्योंकि z बार है तो वो भी क्या आया? पॉजिटिव रियल। तो ये नंबर कितना आ गया बेटे अपना? रियल। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन। एक तरीका ये भी आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो a प्लस आयोटा बी को मान लिया अपन ने r, अब मैं इसको यहां पर कर देता हूं, है ना, यहां पर देख लेते हैं। तो अल्फा अपन ने इमेजिन कर लिया कि a प्लस आयोटा बी कितना है? a प्लस आयोटा बी मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड r है और एम्पलीट्यूड क्या है? अल्फा। अल्फा तो नहीं, क्या मान लेते? थीटा मान लेते हैं।
तो बेटे इसका जो कॉन्जुगेट है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉड होता है वो तो सेम होता है। और बेटे क्योंकि ये जो है ना ये रिफ्लेक्शन होता है, तो बेटे इसका जो मॉड, इसका जो आर्ग्यूमेंट है, अगर इसका थीटा होता है तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, माइनस थीटा। अपन इस पिक्चर को बना लेते हैं। तो अल्फा बेटे क्या आ रहा है, आर, बेटे देखो आर आर तो कट जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन में ई की पावर माइनस आयोटा थीटा का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर। बेटे ये कितना आ गया, ई की पावर 2 आयोटा थीटा का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा का स्क्वायर। ये बेटे कितना बन जाएगा, ई की पावर 4 आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस 4 आयोटा थीटा। आहा, देख रहे हो यहाँ पर 4 थीटा और यहाँ पर क्या माइनस 4 थीटा। तो जब जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1 1। और अगर एक होता है z, दूसरा अगर z बार है, तो बेटे z प्लस z बार क्या होगा, रियल आएगा। तो ये नंबर प्लस ये नंबर क्या है, अगर इसको मैं बोलूँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर t, तो ये क्या लिखा है t बार। तो t प्लस t बार ये कितना आता है, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ t, जो कि रियल है। तो अल्फा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितने तरीकों से, मैंने बता दिया आपको, रियल आएगा 3 तरीकों से, ठीक है। तो अल्फा इज रियल, अल्फा इज रियल, ये तो गलती हो जाएगा, अल्फा रियल ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आगरा या कलकत्ता में से कोई है, अभी देखते हैं, चलो उसको। अब आते हैं अपन इस पर, बीटा वाले पर। तो बेटे इसके लिए उसने हिंट दिया है कि मॉड z कितना है 1। तो अपने दिमाग में क्या है, अपन z को घेर लेते हैं, इसको उधर उचकाए पहले तो, बीटा z प्लस बीटा इज इक्वल टू z माइनस 1। बेटे z का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, और मॉड z को क्या कर दिया अपन ने 1 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। अच्छा, तो कितना लिखा है, मॉड ऑफ बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, याद आ गया होगा आपको, प्रॉपर्टी बताया था मैंने आपको, खूब सारी प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। बेटे z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2 का मॉड कितना होता है, ऊपर वाले का मॉड और नीचे वाले का मॉड, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, नीचे वाले का मॉड लिखे उधर उचकाया। अच्छा बेटे, इसको करने का एक तरीका तो ये कि आप लोकस की तरीके से अप्रोच कर लो। बीटा को मान लो आप x प्लस आयोटा वाई, और मॉड का खोल लिया भाई, इधर क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस आयोटा वाई का मॉड्यूलस, इधर क्या बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई का मॉड्यूलस, और मॉड स्क्वायर कर दिया। तो भाई मॉड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इधर भी क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और तो हुर्र हुर्र, और एक्स स्क्वायर भी हुर्र, 1 1 भी हुर्र, क्या बच जाएगा इधर 2x। बेटे इधर क्या बच जाएगा माइनस 2x। बेटे कुल मिला के कितना आ जाएगा 4x, 4x 0, तो बेटे क्या हो जाएगा x 0। बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा है जिसका रियल पार्ट क्या है 0। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट 0, तो उसे क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो बीटा जो है क्या आया, प्योरली इमेजिनरी। एक और तरीका बता देता हूँ बेटे, मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड क्या लिखा है, बीटा का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1, और बेटे अल्फा और माइनस अल्फा का मॉड क्या होता है, सेम। तो 1 माइनस बीटा जो है वो किसका नेगेटिव है, बीटा -1 का। तो बेटे कौन से 2 पॉइंट से डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये लिखा है -1, 0, और ये क्या लिखा है 1, 0। तो बीटा ऐसा है कि उसका दूरी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या रहता है, सेम। मॉड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो बेटे अपन ने इन दोनों पॉइंट को ज्योमेट्रिकली मार्क किया, 1, 0 और -1, 0। और बेटे इन दोनों का आंखों से दिख रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत सिंपल, ये आ रहा है y एक्सिस। तो y एक्सिस आने का मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा है
वो लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इन जनरल उनको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। तो जो बीटा है वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी। बीटा अल्फा क्या आ रहा था, रियल, अल्फा रियल बीटा इमेजिनरी। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक भाई, तो आप याद रखें कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है ना, कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो अल्फा और अल्फा बार क्या होगा, सेम। प्योरली इमेजिनरी है तो अल्फा का बार कितना हो जाएगा, नेगेटिव अल्फा। ठीक है, अल्फा का बार कितना हो जाएगा, नेगेटिव अल्फा। पर बेटे इस बात को अपन इस्तेमाल यहाँ नहीं कर पाए क्योंकि जो कंडीशन थी ना, उसका प्रोफाइल जो था ना वो वैसा नहीं था कि अपन कॉन्जुगेट ले लेते। ठीक है, जो प्रोफाइल था उसमें अपने को z का मॉड लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज सेवरल नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, द सर्कल इज द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। भाई सर्कल जो, ये जो सर्कल है ना, इसके बारे में बोला है यूनिट सर्कल। बेटे यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, रेडियस कितना हो जाएगा 1, सेंटर्ड एट ओरिजिन। वन ऑफ दीज नंबर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ f। अच्छा बेटा एक नंबर है वो f है, तो ध्यान से देखो ये चित्र जो है हमें क्या बता रहा है कि f जो है वो सर्कल के क्या है, बाहर है। तो अगर कोई पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है तो यानी कि उसका जो दूरी है सर्कल के सेंटर से वो क्या होगा, रेडियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपन मान लो वन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर रेसिप्रोकल f विच इज, अच्छा तो बेटे मान लेते हैं f जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मान लेते हैं z। अच्छा तो बेटे पहली चीज़ दिमाग में आपके आनी चाहिए कि f इज आउटसाइड सर्कल, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर z का 0 से डिस्टेंस जो कि खुद होता है मॉड z, बेटे वो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। अच्छा और बेटे अगला थॉट दिमाग में आना चाहिए कि क्योंकि f जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसको ओरिजिन से जोड़ा, तो इसका जो एंगल है विद x एक्सिस वो क्या आ रहा है, एक्यूट। तो एक्यूट आ रहा है। तो अगर मान लो आपने f का रेसिप्रोकल लिया 1/z किया, वन ऑफ दीज नंबर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ f। एक नंबर f का रेसिप्रोकल है 1/z, z का मॉड 1 से बड़ा। दूसरा बात मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा, एक्यूट एंगल है, और क्या होगा 90 से कम होगा। ठीक है, अब मान लो आपने इसका रेसिप्रोकल लिया, ओए होए, तो रेसिप्रोकल लेने पर अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो z को अज्यूम कर लेते हैं r e की पावर आयोटा थीटा। थीटा के बारे में क्या टिप्पणी है, 0 से 90, और r के बारे में क्या टिप्पणी है, 1 से ज़्यादा। रेसिप्रोकल लिया तो कितना आएगा, 1/r e की पावर आयोटा थीटा। अब बेटे इसमें ना अपने को पहचान में आना चाहिए, जो पॉजिटिव रियल होता है मल्टीप्लाइड बाय e की पावर लफड़ा, तो e की पावर में जो आता है वो हमें क्या बताता है, एम्पलीट्यूड, और जो पॉजिटिव रियल होता है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो बेटे यहाँ पर 1/r लिखा, और e की पावर क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाके नेगेटिव आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा, e की पावर r e की पावर आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस थीटा। हाँ महारथियों, तो यहाँ पर देखो ये जो आइटम है ये क्या बन जाएगा, मॉड्यूलस। तो यानी कि मान लो ओमेगा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम, तो बेटा ओमेगा का जो मॉड है वो कितना आ रहा है, 1/r। और बेटे मान लो ओमेगा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम, तो ओमेगा का जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना आ रहा है, माइनस थीटा। तो बेटे अगर r 1 से बड़ा है तो बेटे 1/r क्या हो जाएगा, 1 से कम। ठीक है, 1 से कम। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 से कम है तो वो अंदर कहाँ चला जाएगा, सर्कल के। तो ज़रूर आंसर क्या होगा, कलकत्ता या दिल्ली होगा। तो कलकत्ता या दिल्ली यानी कि ये आगरा और बॉम्बे गलत हैं। अगला थॉट, अब मान लो कलकत्ता और दिल्ली को मैंने जोड़ा, तो कलकत्ता को अगर ओरिजिन से जोड़ा बेटे देखो, और यूँ तीर बनाया कलकत्ता की तरफ और एक बनाया दिल्ली की तरफ, फिर बेटे उस तीर का एंगल लिया विथ पॉजिटिव x एक्सिस,
तो दिल्ली का पाया गया कि एंगल आ रहा है 90 से ज़्यादा। और बेटे कलकत्ता का कितना आया, नेगेटिव आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट। और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थीटा अगर 0 से 90 है तो बेटे माइनस थीटा जो है कितना हो जाएगा, माइनस थीटा होगा -90 से 0। ठीक है, 0 से 90 का नेगेटिव कितना आएगा, 0 से -90, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटे वैसे भी समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है उसका रेसिप्रोकल या उसका जो इमेज है, z का जो इमेज है वो क्या होता है, z बार। तो वैसे f का जो इमेज आएगा, f का जो रिफ्लेक्शन आएगा वो कहाँ पर आता है, क्वाड्रेंट चेंज होता है। फर्स्ट का क्या होता है, फोर्थ, सेकंड का कितना होता है, थर्ड। तो रेसिप्रोकल में भी ऐसा ही है। रेसिप्रोकल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है, बिल्कुल कॉन्जुगेट की तरह बिहेव करता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ पर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा अपना, कलकत्ता आ जाएगा। सी ऑप्शन अपना आंसर है।